वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है शुभम। हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर कवर किया था अलग अलग तरह की इकोनॉमीज। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, उन चीजों को हमने डिटेल में कवर किया था। आज हम अपनी अगली यूनिट के पहले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है द कंपटीशन एक्ट। समझेंगे कि ये चीज क्या होती है, क्या इसका पर्पस था, हिस्ट्री में जानेंगे इससे पहले जो MRTP एक्ट था वो क्या था। तो ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द कंपटीशन एक्ट। तो आइए जान लेते हैं कि ये चीज आई कहां से और इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या थी। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ लिबरलाइजेशन MRTP हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस। तो MRTP करके एक एक्ट हुआ करता था, 1970 के अराउंड आया था ये। इसका नाम कुछ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करके हुआ करता था। ये जो अपने मार्केट में मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज या उस तरह की कोई बुरी ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज की जा रही थी उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया था, उनको बैन लगाने के लिए बनाया गया था। तो लेकिन समय के साथ समय गुजरता गया, चीजें जो है थोड़ी लिबरल होती गई। जैसे जैसे चीजें जो है एक्सपेंड होने लगी, लोगों की सोच, लोग एडुकेट होना स्टार्ट हो गए, तो ये चीज MRTP अपनी रेलिवेंस जो है वो धीरे धीरे करके खोता गया। जैसे सिमिलर टू फेरा, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, उसको बदल दिया गया किससे, फेमा के थ्रू। वो भी रिस्ट्रिक्टिव नेचर का था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। सिमिलरली MRTP भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट नेचर का हुआ करता था। टुडे द गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रमोट्स द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। Mergers and acquisitions are no longer rare, being not only rare but also welcomed by the government, which has begun selling of public sector units यानी PSU, जैसे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जैसे आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसे कि आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आपकी कोई और जो है नेचुरल रिसोर्सेज कोल माइनिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह से जो है ये सारी आपकी क्या बन जाती है, PSUs। अब इनको धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन। इन टोटल द पॉलिसी ऑफ controlling and regulating the private sector has given away to the policy of supporting and allowing freedom to the private sector। यानी कि जो पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग थी प्राइवेट सेक्टर की, वो जो कंट्रोलिंग, देखिए दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग, को बदल के किस में कर दिया गया है, सपोर्टिंग एंड अलाउइंग में। यानी कि पहले जो चीज को कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता था, अब उसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, उसकी मदद की जाती है, और उसको रेगुलेट या अलाउ किया जाता है कि तुम एक्सपेंड करो, हमको प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको जनरेट करके दो। उसके बाद आते हैं द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, यानी कि आपका MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब आया था, 1969 के अंदर। हैज बिकम ऑब्सोलीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स relating more particular to competition laws, and there is a need to shift focus from curbing monopolies to promoting competition। देखिए कंपटीशन को किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, वो कंटेक्स्ट है ये कि जब आप एक मोनोपोली को प्रमोट करते हो, यानी कि एक सिंगल सेलर है और बायर्स इनडेफिनिट है, तो वहां पर कंपटीशन की भावना नहीं आती है, वहां पर ग्रोथ नहीं होती है, वहां पर एक ही आदमी प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर है, और क्या नाम है, डिमांड एंड सप्लाई को वही कंट्रोल करता है। तो सोल ऑपरेशन जो है एक मार्केट इकोनॉमी का, वो किसके हाथ में चला जाता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाथ में चला जाता है। यहां पर यूजर्स, कंज्यूमर से ना तो उनका फीडबैक मांगने की जरूरत समझी आती, क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए रेलवेज है, ऑल्दो रेलवेज एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, कितनी मतलब सक्षम है अपने आप के अंदर, उसकी साक्षरता पर कोई सवाल नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे सेफली, सबसे मतलब सेकंड सेफेस्ट राउट जो समझा जाता है ट्रेवलिंग का, वो किसको माना जाता है, रेलवेज को माना जाता है। बहुत कम कॉस्ट में आपको वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। और आजकल जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जैसे अपनी राजधानी है, ये तो बहुत स्पीड से, और आगे आगे आने वाले टाइम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह या हाइपर लूप्स वगैरह है, जो एक देश से दूसरे देश में आपको कुछ चंद घंटों में पहुंचा सकती हैं, तो वो चीज भी आ जाएंगी। बट एट द सेम टाइम वो एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड, यानी कि उसकी जो नेचर है वो क्या है, सोशलिस्ट नेचर है। मोनोपोली तो है, वो लोगों की डिमांड सप्लाई को ना समझ के वो जस्ट सप्लाई कर रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो चीजें सप्लाई हो रही हैं उन एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को की यूजर्स को डिमांड, कंज्यूमर्स को डिमांड है भी या नहीं। क्या वहां पर थोड़ी हेल्दी एनवायरनमेंट, जैसे जो आपके क्या बोलते हैं उनको, जो कैरेजेस होते हैं या ट्रेन कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो देखेंगे आपको जो लोअर लेवल्स हैं, जो
लोकल रेलवे है, नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत फिल्दी कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, कभी उनकी ढंग से सफाई की जाती है। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट दी वॉशरूम्स एंड ऑल। तो ये चीजें जो है वो वहां पर जो है फोकस नहीं की जाती। द होल पॉइंट इज कि आपको 20 रुपए में रोहतक से दिल्ली पहुंचाया जाएगा, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ये नहीं देखेंगे कि वो जो सफर है आपका वो कितना कन्वीनियंट है या नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, केसेस लाइक जो आपकी प्राइवेट सर्विसेज हैं जैसे उबर है, ओला है, दे विल मेक श्योर कि अगर आपकी यात्रा 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, सो वो बेस्ट जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से की जानी चाहिए। तो कंपटीशन नहीं है, और जब एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहां पर यू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर प्रोडक्ट देन दी अदर्स, क्योंकि तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। मोनोपोली के अंदर ना तो कंज्यूमर्स के पास डिमांड है कि वो आपके अलावा किसी और प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ले, और लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारी डिमांड है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो आप जैसे 70 और प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं किसी और से जाके वो चीज ले लूंगा। तो ये चीज आती है। तो कंपटीशन को प्रमोट करना है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगाई जाएगी गई थी? एमआरटीपी 1969 के अंदर। उसको कर्व कहाँ करना था? उसको प्रमोट, उसको सपोर्ट और प्रमोशन में कहा चेंज किया गया? कंपटीशन एक्ट के अंदर, कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाए। कंपटीशन से फायदा किसको होता है? एंड कंज्यूमर्स को फायदा होता है। The central government constituted a high-level committee on competition policy and law, which submitted its report on May 22, 2000 to the central government। तो competition एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी जिसने competition policy and law करके एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। कब? मई 22, 2000 के अंदर। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। The government then consulted all concerned, including trade and industry associations and general public, after which it decided to enact a law of on competition। तो गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज जो थी, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सिमिलरली आपका जो है एक जितनी भी पीएसयूज है, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उनका एक यूं लगा लीजिए एक एसोसिएशन कह लीजिए, या एक एक हैंडलर कह लीजिए जो उनके ग्रीवेंसेस को समझता है, उसका नाम है स्कोप। तो वो चीज उनके सारे जो ग्रीवेंसेस है, फीडबैक्स है, वो लेता है और वो रिप्रेजेंट करता है सारे पीएसयूज को गवर्नमेंट के लिए। अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन to prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in market, to protect the interest of consumers and to ensure freedom of trade। तो ये देख रहे हैं आप, कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पर क्या दी हैं? प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होने देनी जिससे कंपटीशन को फर्क पड़े, जैसे कि मोनोपोली इस तरह की एक्टिविटी बंद करो, ब्लैक मार्केटिंग इस तरह की एक्टिविटी बंद करो, एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करो। टू प्रोमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, टू प्रोमोट वही हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचाओ, उनका नुकसान नहीं होने देना। एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और जो ट्रेड कर रहा है, कोई भी जो व्यवसाय कर रहा है, उसको पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? इनसे जुड़े जितने भी और मुद्दे हैं उनको भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, कि जो भी कनेक्टेड देयरविद, यानी कि इन इन जो यहाँ पर एक आउटलाइन ड्रॉ की गई है कि एक एडवर्स ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना जिनसे कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट हो, कंपटीशन को प्रमोट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करना, और ट्रेड को के फ्रीडम को एंश्योर करना। तो ये एक आउटलाइन बना दी। इस आउटलाइन, इस दायरे में जो चीजें हैं वो तो मिलेंगी इस कंपटीशन एक्ट के अंदर, लेकिन इनसे जो जुड़ी चीजें हैं, जो कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू, तो इस लाइन का इन स्पेसिफिक दो शब्दों का मतलब यही होता है कि इनसे जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इसी के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। श्री अरुण जेटली, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, तो उनका ये जो है कोट है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 was enacted in 2002, keeping in view the economic developments that resulted in opening up of the Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी कब ओपन अप हुई थी? 1991 के अंदर, जब हमारी एलपीजी पॉलिसीज आई थी। तो थोड़ा टाइम लग गया चीजों को और समझने में, बेहतर बनाने में, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो 2000 तक के अराउंड चीजें सेटल होती गई। जैसे 1999 में आपका फेमा आ गया था, 2000 के अंदर ये बिल प्रेजेंट किया गया था मई 2000 के अंदर, और वो बिल को जो है पास होते होते उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते होते, सजेशन जैसे जैसे आती गई, रिकमेंडेशन जैसे जैसे आती गई, तो उसके अंदर चेंज होते होते ये एनेक्ट कब हुआ? 2002 के अंदर। Removal of control and consequent economic liberalization, which required that the Indian economy be enabled to allow competition in the market from within the country and outside. It was subsequently amended in 2009। तो कहने का मतलब है ये चीजें जो है, कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में लाया गया, ये इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अब इंडिया जो है वो सिर्फ एक
इनसाइड नेशन ना रहकर वो अब एक ग्लोबल नेशन बन चुका है, वो बाहर से भी ट्रेड करता है। तो ना सिर्फ हमको इंटरनल कंपटीशन प्रमोट करना है, इंटरनल मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, बट ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो बाहर से चीजें ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो भी एक सूटेबल एनवायरमेंट को प्रमोट करें इंस्टेड ऑफ मेकिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन आर इंडियन मार्केट। तो वो चीज है, इसको अमेंड कब किया गया था? 2009 के अंदर, जब और चीजें डेवलप होती गई, जो और समझ आती गई मार्केट को लेकर, वैसे वैसे इनमें चेंजेस करते गए। The act aims at curbing negative aspect of competition through the medium of CCI। तो कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह के नाम है इसका, तो उसके हिसाब से ये सेटअप किए गए थे ताकि इस तरह के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कंपटीशन के, कुछ इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनको रिमूव किया जा सके। कर्बिंग का मतलब रिमूव करना या रोकना। The act confers power upon the CCI to levy penalty for contravention of its order, failure to comply with its direction, making of false statements और omission to furnish material information। तो इनमें से अगर कोई भी उल्लंघन होता है, वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, चाहे तो कोई जो निर्देश जारी जारी किए गए हैं उनका अगर उल्लंघन करते हैं, जो डायरेक्शंस हैं उनको अगर नहीं मानते हैं, कोई फॉल्स स्टेटमेंट करी है, कोई झूठ बोल दिया गया है, या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको देना चाहिए था बट वो आपने नहीं प्रोवाइड करी, तो इस केसेस में सीसीआई जो है आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा देगा। The Competition Act aims at repealing the MRTP 1969 and the dissolution of MRTP Commission। यानी कि जो कंपटीशन एक्ट था वो किसको हटाकर बनाया गया था? MRTP 1969 को रिपील करके वहां पर बनाया गया था। और जैसे कि कंपटीशन एक्ट के अंदर सीसीआई है यानी कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सिमिलरली MRTP के अंदर भी MRTP कमीशंस होते थे जिनका काम यही हुआ करता था कि वो रिस्ट्रिक्ट करते थे इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस को जो मार्केट के ऊपर बुरा या नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो उनका डिसोल्यूशन हो गया और जो MRTP एक्ट था 1969 वो रिपील हो गया, किसके बदले? द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के बदले। The act provides that the cases pending before MRTP will be transferred to the CCI except those relating to unfair trade practices which are proposed to be transferred to the relevant forum established under the Consumer Protection Act 1986। यानी कि जो MRTP कमीशन के अंडर कुछ केसेस थे जो पेंडिंग रह गए थे, कब तक? 2002 तक। 2002 से पहले जो भी MRTP के केसेस थे जो पेंडिंग रह गए थे, जिनका भी डिसीजन नहीं आया था, वो सारे जो कहां ट्रांसफर किए जाएंगे? सीसीआई में ट्रांसफर किए जाएंगे। सीसीआई अब उन केसेस की फर्दर हेयरिंग्स करेगा और डिस्कशन करेगा, उनको क्लोजर देगा। लेकिन सारे केसेस किनको छोड़कर? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को छोड़ के। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितने भी केसेस थे जो पहले MRTP के कमीशन के अंडर थे, वो कहां ट्रांसफर कर दिए गए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आते हैं कुछ प्रोविजंस के ऊपर कि इस कंपटीशन एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है, समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट्स। नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस। नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी ना एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ना कई सारी एंटरप्राइजेस और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल एंटर। समझ रहे हैं ना बात यहां तक? नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, सिमिलरली नो पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services। ये सारी चीजें आ गई कवर में। which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India। यानी कि कोई एंटरप्राइज या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, सिमिलरली कोई लोग या कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो उसकी सप्लाई का हो, चाहे वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे उसको स्टोर करने का हो, चाहे एक्विजिशन का हो या कंट्रोल करने का हो, जिससे मार्केट कंपटीशन के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम कोई भी बंदा नहीं कर सकता या ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। ये किसने कहा? ये प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट के अंदर आया था। किसमें? द कंपटीशन एक्ट 2000 में ये बिल वो जो है बिल किया था पेश, और 2002 में इसको एनेक्ट किया था। It prohibits any agreement entered into between enterprises or association of enterprises or persons or associations of person or between any person or enterprise or practice carried on or decision taken by or any association of enterprises or association of person engaged in identical or similar trade-off which directly or indirectly determine purchase or sale prices। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रोहिबिट कर रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किन्हीं भी दो बंदों के बीच में या एसोसिएशन ऑफ पीपल के बीच में, दो एसोसिएशन ऑफ पीपल
सिमिलरली कोई दो एंटरप्राइजेस के बीच में या दो एसोसिएशंस ऑफ एंटरप्राइजेस के बीच में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन करे किसका गुड जो कमोडिटीज हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, उनके परचेज और सेल प्राइसेस को, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट अलाउड नहीं है। लिमिट्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। Shares the market or source of production or provision of services by way of allocation of geographical area of market और type of goods or services और number of customers। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंडर बताई जा रही हैं, इसके अंदर कि ये एग्रीमेंट कोई भी इस तरह के जो ये एग्रीमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं ये तीन, इस तरह के अगर कोई भी एग्रीमेंट कोई भी करता है, दो लोग आपस के अंदर, दो एंटरप्राइजेस आपस के अंदर, या एसोसिएशन, दो एसोसिएशंस किसी भी चीज की, चाहे वो पीपल की हो चाहे वो एंटरप्राइजेस की हो, इस तरह की चीज अगर कोई कर रहा है तो वो प्रोहिबिट करी है किसके अंदर, द कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर। It prohibits any agreement amongst enterprises or persons at different stages or level of the production chain in different markets in respect of production supply। फिर से वही चीजें, तो ये है टाई इन एग्रीमेंट, ये इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पर दिए हैं जिनको कौन प्रोहिबिट करता है, कॉम्पिटिशन एक्ट। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक जो परचेजर ऑफ गुड है उसको क्या परचेज करने की, जो एक चीज हमने पढ़ी थी ना बिजनेस एनवायरनमेंट में ही पहले, कि इस तरह की एक चीज करी जाती है मार्केट में। आप जाएंगे कि सर अगर आपको ये पर्टिकुलर मॉडल टेलीविजन का लेना है तो आपको इसके साथ एक साउंड बार भी खरीदनी पड़ती है। मैंने आपका एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए मैं 2 लाख का कोई ओलेड टीवी लेने गया हूं सोनी का, तो अब जहां मैं 2 लाख खर्च कर रहा हूं वो बोलेंगे कि अगर सर आपको पर्टिकुलरली ये चीज ही चाहिए तो आपको सोनी का जो है होम थिएटर सेट भी लेना पड़ेगा, वो 3-4 हजार का आता है। तो आदमी सोचता है कि चल ठीक है यार मॉडल तो यही लेना है, 2 लाख खर्च कर रहा हूँ, 3-4 हजार और खर्च कर दूंगा, अच्छा है बेटर साउंड क्वालिटी वगैरह देखने को मिल जाएगी। इस तरह का टाई इन एग्रीमेंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, आप सीसीआई में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको प्रोडक्ट दिलाया जाएगा, और ये सारी चीजें जो है आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट इंक्लूड एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक दुकानदार के साथ कोई डील करी है, मान लीजिए मैं एक दुकान के पास जाता हूं कि भैया मुझे 10 पैकेट मैगी के चाहिए, वो 10 पैकेट मुझे मैगी के दे देता है, तो ये मतलब नहीं है उसका कि मैं उससे अगर 10 पैकेट मैगी ले रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी से 10 पैकेट मैगी ले सकता हूं, मैं किसी से भी वो चीजें ले सकता हूं। वो मुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता कि आप मुझी से लेंगे और किसी से आपको लेना अलाउड नहीं है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, तो इस तरह के ये सारे जो है आपको एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं, आप एक बार इनको खुद से समझेंगे और आपको ये चीजें जो है डे टू डे बेसिस के अंदर अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं द टर्म्स दैट आर नॉट कंटेन्ड इन द एक्ट शैल रेफर टू द फॉलोइंग। तो ये कुछ टर्म्स दी हैं जो इस एक्ट का पार्ट नहीं बनती हैं, उनके लिए अपने अलग एक्ट बनाए हुए हैं, या वो किसी और ज्यादा रेलिवेंट एक्ट के अंदर जिसके अंदर उनका महत्व ज्यादा है, इस एक्ट से वो उसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो अगर इस एक्ट के अंदर इन टर्म्स में से कोई सी इस्तेमाल की जाती है तो उसका मीनिंग जो है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ा जाएगा, या जो केसेस हैं इससे रिलेटेड तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग रिजॉल्व किए जाएंगे। तो वो टर्म्स कौन कौन सी है, कॉपीराइट किसके अंदर आता है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर, पेटेंट और एक्सक्लूसिव राइट पेटेंट एक्ट के अंदर आते हैं, कलेक्टिव मार्क परमिटेड यूज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं किसके अंदर आती हैं, आपकी अलग अलग एक्ट्स के अंदर आती हैं। इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं वो इन्हीं के पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे, ना कि ये अपना कंपटीशन एक्ट के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कोई डोमिनेंट पोजीशन है आपकी सोसाइटी में मार्केट के अंदर तो उसका मिस यूज करना आपको अलाउड नहीं है, कि आप मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। जैसे हर्षद मेहता जी का केस था या माल्या जी का केस था, या अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ऑल्दो आई कैन नॉट से कि वो एक मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है, बट आप इलोन मस्क का नाम सुनते होंगे कि वो बिटकॉइन को लेकर काफी प्रोएक्टिव रहते हैं। वो कोई भी ट्वीट कर देते हैं तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा या तो एकदम से स्प्लैश करती है या एकदम से डिप कर जाती है। तो वो है कुछ इस चीज को लेकर ट्विटर ने जो है उनका जो वहां पे अमेरिकन जो एक्सचेंज बोर्ड है उन्होंने इलोन मस्क के ऊपर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करी थी कुछ टाइम पहले, और ट्विटर ने भी अब उनके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्वीट कर सकते हैं। बट नेवरदलेस वो एक ट्वीट भी उनका बहुत डिस्ट्रप्टिव जो है पिछले कुछ टाइम से प्रूव हो जाता है। जैसे कि उन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है एक ट्वीट किया था कि
टेस्ला इस उनकी कंपनी है, टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है, टेस्ला की कार्स बनाती है, टेस्ला मॉडल एस, मॉडल जो है एक्स वगैरह। तो उन्होंने ये किया था कि टेस्ला इज नाउ एक्सेप्टिंग पेमेंट इन डॉज कॉइन। डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन की तरह। तो अब देखिए उसी दिन से, उसी द मोमेंट ही अपलोडेड हिज ट्वीट, डॉज कॉइन का जो मार्केट प्राइस है वो एकदम से बूम कर गया। तो इस तरह की जो है हरकतें करना परमिसिबल नहीं है इंडिया के अंदर। सिमिलरली राकेश झुनझुनवाला जो जी भी हैं वो भी इस तरह की कभी कभार हरकतें कर देते हैं। उनको लोग जो है अपना आइडल समझते हैं, वॉरेन बुफे से उनको कंपेयर किया जाता है, विच इज अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव हरकतें जरूर करते रहते हैं टाइम एंड अगेन। तो वो चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं है। नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर इफ एन एंटरप्राइजेज। तो ये कुछ केसेस दिए हैं जहां पर माना जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, ये फिर आगे और सब पॉइंट्स रखे, कंडीशंस इन परचेज, प्राइसेस, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन। तो ये इस तरह की सारी चीजें जो है, जो सुनने में ही यूं लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है, वो सारी हरकतें प्रोहिबिटेड है। तो अगर आपके साथ कभी इस तरह की हरकतें होती हैं तो प्लीज चुप मत रहिए, जाइए उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कीजिए, उनके अपना हक जो है, अपना राइट जो है एज ए कंज्यूमर, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज ये आपकी जो चुप्पी है वो इन चीजों को प्रमोट करती है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितनी भी एक्ट्स ले आए, कितनी भी ये चीज कर ले, जब तक कंज्यूमर अपने लिए आवाज नहीं उठाता, कोई और उसके लिए आवाज नहीं उठा सकता है। वो चीजें हैं। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस रेगुलेट्स मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो आपने मर्जर एंड एक्विजिशंस का नाम सुना ही होगा। दो कंपनियां जब आपस में मर्ज कर जाती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म करती है, उसको मर्जर्स बोला जाता है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके पूरे ऑपरेशंस को, उसको एक्विजिशन बोला जाता है। कि मान लीजिए जैसे कौन सी एक कंपनी हुआ करती थी पहले, बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे, जिसके हेडफोन्स आते थे, उसको एक्वायर कर लिया था किसने, एप्पल ने। तो अब उसके सारे ऑपरेशंस जो है, वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है, अपने ऑपरेशंस करती है, हेडफोन्स बनाती है, बट उनके ऑपरेशंस को मैनेज कौन करता है, एप्पल। सिमिलरली और कंपनीज भी हैं जो बहुत सारी हैं, जैसे आपकी वन प्लस है, तो उनको भी अभी रिसेंटली जो है उनका सॉफ्टवेयर डिवीजन जो है वो किसने फिर से रीअक्वायर करा है, ओप्पो ने रीअक्वायर कर लिया है। तो इस तरह की मर्जर्स एंड एक्विजिशन चीजें चलती रहती है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। अभी सिमिलरली अगर आपने सुना हो, एक श्रीराम कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस करके, श्रीराम लॉजिस्टिक्स करके, इस तरह की 4-5 कंपनीज थी जो आपस के अंदर अब मर्ज करके एक नई कंपनी बन जाएगी, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड करके। तो वो चीजें हैं, इस तरह के मर्जर्स जो है चलते रहते हैं। तो उनको रेगुलेट कौन करता है, तो ये रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस करके, जो किस में आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर। Any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination merger and acquisition, combine हो रही है ना दो चीजें, at his or its option have to give notice to the commission in the form as may be specified, and the fee which may be determined by regulations, disclosing the details of the proposed combination within 7 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation by the board of directors of the enterprises concerned with such merger or amalgamation। तो ये चीजें दी गई हैं कि 7 दिन पहले जो कंपनी है, जो अपनी मर्जी से या कोई और उसके पास ऑप्शन है या किसी भी तरह की कंडीशंस जो है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अगर वो कंबाइन करती है किसी और कंपनी के साथ, तो उसको इस कमीशन को, कौन सा कमीशन, सीसीआई, उसको 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूं। जो एंटरप्राइज है तो इन अ फेमिनाइन सेंस वो ऐसा करने जा रही है। तो वो चीजें यहां पर बताई गई है। फिर आते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, जो है आपके वो यहाँ पर बताए गए हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन टू बी नेम्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो सीसीआई हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, वो इन्हीं के बारे में अब जो है अच्छे से डिटेल बताया गया है। तो क्लॉज 8 के अंदर, इसके अंदर बिल कौन सा, कॉम्पिटिशन बिल। जब एक्ट जो है पास नहीं होता दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के अंदर, तो वो क्या होता है, बिल होता है। जब वो पास हो जाता है तो एक बिल क्या बन जाता है, एक्ट। तो यहाँ पर क्लॉज 8 ऑफ बिल का मतलब है क्लॉज 8 ऑफ द कॉम्पिटिशन बिल, यानी कि 2000 से लेकर 2002 के बीच का वो पीरियड, जब वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंटेड तो था लेकिन वो एनेक्ट नहीं हुआ था, एज एन एक्ट नहीं बना था, वो पीरियड क्या कहलाता है, आपका बिल पीरियड। तो उस मूवमेंट के ऊपर जो क्लॉज 8 था हमारा, उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया था, ऐसे कमीशन सेटअप किए जाने चाहिए जो इन चीजों को एंश्योर करें कि ये सारी चीजें सही से हो रही हैं। क्योंकि देखिए, कंपटीशन एक्ट अपने आप में कोई बिल्डिंग नहीं है, ना वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ एक एक्ट है, एक कागज पे लिखी हुई कुछ गाइडलाइंस है। उन गाइडलाइंस के अंदर इन चीजों का जिक्र किया गया है कि ये जो एक फ्रेमवर्क दे दिया, ये एक्ट बनाया है, इनको फॉलो कौन करेगा,
तो वो चीजें कौन करता है, वो करता है सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये चीजें ये काम करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि जो एक्ट है वो 100% फॉलो किया जाए। तो ये है चेयरमैन होगा उसके अंदर, और नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन 10 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक चेयरमैन होगा और मिनिमम 2 लोग लेकिन मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, कौन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे इसके मेंबर्स। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसका चेयरपर्सन होगा। जो सीजीआई है, हमारे सीजीआई कौन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद आते हैं यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, बताइएगा मुझे वो कौन है फिलहाल। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डीलिंग विद दिस एक्ट, यानी कि कॉम्पिटिशन एक्ट से जो मिनिस्ट्री डील करती है उस मिनिस्ट्री का जो इंचार्ज है वो यूनियन मिनिस्टर जो है वो इसका मेंबर बनेगा। कौन बनेगा, जो यूनियन मिनिस्टर है। गवर्नर ऑफ आरबीआई मेंबर है और कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये मेंबर्स है, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 10, एक चेयरपर्सन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ चेयरपर्सन द एज ऑफ 70 ईयर्स, इन केस ऑफ एनी 65 ईयर्स। तो ये जो है इतने एज तक जो है इतने एज तक ये ऑफिस जो है होल्ड कर सकते हैं। तो सीजीआई जो है हमारा चेयरपर्सन जो होते हैं वो 70 ईयर्स की एज तक ये सीसीआई का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और सिमिलरली बाकी जो और मेंबर्स हैं वो कब तक, 65 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके बाद आते हैं ड्यूटीज एंड पावर्स। इस जो कमीशन है हमारा, कौन सा कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, उसकी पावर्स बताई गई हैं। ये रिसिप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, कंज्यूमर और देयर एसोसिएशन, रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर आपके साथ कोई इस तरह की हरकतें करता है, जैसे टाई इन एग्रीमेंट हो गया, रिस्ट्रिक्टिव सप्लाई एग्रीमेंट हो गया, तो आप जाकर सीसीआई में कंप्लेंट कीजिए कि भाई मेरे साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरह की हरकत कर रही है, आप प्लीज इसको जो है पेनलाइज कीजिए, इसको ये समझाइए कि ऐसा और किसी के साथ मत करे। उसके बाद आते हैं जुरिस्डिक्शन पावर्स की, क्या क्या अथॉरिटीज है, इसकी क्या क्या पावर है, किस हद तक जो सीसीआई ऑपरेट कर सकता है या पनिश कर सकता है या पेनलाइज कर सकता है। अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट और रेफरेंस फ्रॉम सीजी और एसजी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और ऑन इट्स नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 19, यानी कि ये सोर्सेज हैं जहां से सीसीआई के पास कंप्लेंट आती है किसी भी चीज को लेकर, या तो आप एक कंज्यूमर जो है वो चला जाए, कोई एसोसिएशन चली जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेंट कर दे, या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट कर दे, या कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी है वो कंप्लेंट कर दे, या सीसीआई खुद अपनी नॉलेज अपनी रिसर्च के हिसाब से डिटरमाइन करे कि यहां पर इस तरह की गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस, वहां पर जाके कुछ पनिशमेंट्स देनी पड़ेगी। If the commission is of the opinion that there exists a prima facie case, it shall direct the director general to cause an investigation to be made into the matter। कि अगर इनमें से कोई भी एक रीजन बनता है आपके पास सीसीआई के पास कंप्लेंट आने का, तो सीसीआई अपने डायरेक्टर जनरल को बोलेगी कि जाओ भाई इन्वेस्टिगेट करके आओ, पता करो ये कंप्लेंट ठीक भी है या नहीं है। द डायरेक्टर जनरल सबमिट्स अ रिपोर्ट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, मान लीजिए 1 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, तो कोई भी ऐसा पीरियड हो तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो डायरेक्टर जनरल जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगा, वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ यहाँ पर ये जो एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, चाहे वो किसी के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या किसी भी ह्यूमन बीइंग के, इंडिविजुअल के द्वारा, वो सारे ठीक है। If the commission is of the opinion that there exists no prima facie case, it shall dismiss the complaint and may pass such order as it deems fit, including imposition of cost if necessary। अगर कोई केस नहीं है, अगर आपकी जो आपने जो वहां पर इल्जाम लगाए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी हो जिसके द्वारा यहाँ पर शिकायतें आती हैं, वो चाहे कोई भी हो, अगर वो शिकायतें प्रूव नहीं होती हैं डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट के अंदर, तो वो केस ना सिर्फ डिसमिस होगा, बल्कि अगर आपके एक्विजिशंस बहुत जो है बुरे हैं या बहुत बड़े लेवल के हैं, तो वहां पर आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है ऐसे झूठे एक्विजिशंस करने के लिए, और इस तरह का जो डिफेमेशन केस है वो भी आपके ऊपर रन किया जा सकता है। If the report of Director General referred to in subsection 2 recommends that there is a contravention of any provision of this act, contravention किसकी थी, contravention of इसकी जो directives थी और जो पॉलिसीज थी, या कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा था, या कोई और ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, या कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रावेंशन बन जाते हैं। एंड द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्दर इंक्वायरी इज कॉल्ड फॉर, यानी कि डीजी की रिपोर्ट जो है, अब उसने बोल दिया कि हाँ भाई एक्विजिशन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर गलतियां की जा रही हैं, यहाँ पर जो कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है। अब जो अपनी सीसीआई है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि अब वो बिल्कुल उसको डीपली जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, आकर उसका
इंटेरोगेशन वगैरह जो है वो भी करेंगी, यानी कि पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह उस तरह की चीजें की जाएंगी। इट शैल इंक्वायर इनटू सच कॉन्ट्रावेंशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इंक्वायरी के बाद अगर कमीशन को लगता है कि एग्रीमेंट और एक्शन चाहिए, कोई जो चीज है जिन्होंने कुछ भी इस तरह की हरकत करी है, ये जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ये सिमिलर है किसके ऊपर वाले की, डायरेक्ट एनी एंटरप्राइजेस, तो ये सारी पेनल्टी आपको दी गई है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। सेक्शन 3 और 4 कौन से थे जो हमने ऊपर पढ़े, वो डोमिनेंट पावर वाले, ये वाले ये प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट एक्ट, ये रिफ्यूजल टू डील, ये सारे जो हैं आपके कॉन्ट्रावेंशंस के सेक्शंस हैं। तो इनमें से अगर जो भी अगर आपका प्रूव हो जाता है तो आपको ये बिलो गिवन पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी, कि एक एंटरप्राइज को डायरेक्ट कर देगा डिसकंटिन्यू सच अब्यूज, कि ऐसा मत करो। 10% के अराउंड उसके पेनल्टी लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% टर्नओवर का, फॉर 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एवरेज लेकर उनका। तो इस तरह से अवार्ड कंपनसेशन टू पार्टीज, यानी कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, चाहे वो एक कस्टम का कंज्यूमर है, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है, या कोई भी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी है जो अफेक्ट हुआ है, जिसने ये चार्जेस लगाए थे, चार्जेस प्रूव हो गए हैं, उनको कंपनसेशन मिल जाएगी। डायरेक्ट दैट द एग्रीमेंट शैल स्टैंड मॉडिफाइड टू दी, जो एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी सेल एग्रीमेंट था, कुछ भी था, वो मॉडिफाइड हो गया है, पुराने वाला वॉइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गलती जो है वो फॉल्स कंसिडर कर लिया जाएगा, कि वो इलीगल था, वो कॉन्ट्रावेंशन के अंडर बनाया गया था। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर कर दी जाएगी। द कमीशन इफ इट्स प्राइमा फेसी ऑफ द ओपिनियन दैट द कॉम्बिनेशन, ये इनको मर्जर्स एंड इक्विजिशंस को लेकर, यानी कॉम्बिनेशंस को लेकर अगर कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर आपको बताई गई है। वेयर द कमीशन इज दैट एनी कॉम्बिनेशन डज नॉट लाइकली टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स, इट शैल बाय ऑर्डर अप्रूव दैट कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग द कॉम्बिनेशन इन रिस्पेक्ट हैज बीन गिवन अंडर 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 6। यानी कि अब अगर जो कॉम्बिनेशंस है वो अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर लेती है कि ये कॉम्बिनेशन से मार्केट कॉम्पिटिशन के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको अप्रूव कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई हैं बहुत डिटेल में। The Commission shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, जिसके अंदर आपके सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात की गई है, कि एक सिविलियन जो है, एक सिटीजन जो है, वो अपने सिविल डे टू डे यानी कि रूटीन के अंदर किस तरह बिहेव करेगा, वो सारी चीजें कहाँ दी गई हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। तो 1908 के अंदर ये सारी चीजें भी कहाँ की जाएंगी, इसी सीसीआई के अंडर की जाएंगी। बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कर ली जाएंगी। तो ये बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर कुछ अलग से ऐसा है नहीं जो समझाया जा सके। ये एक रीडिंग देने वाली बात है, लॉ की लैंग्वेज है, क्या क्या कर सकता है, ये आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आई फील लाइक ये आपको जो है आसानी से कवर हो जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से पढ़ाने का हो, कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, सेक्शन वगैरह आपके अंदर आते नहीं है। तो ये चीजें जो है आप देखिए, डायरेक्टर जनरल कौन था, जिसको सीसीआई इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले प्रपोज करती है कि जाके चेक करके आओ जो एक्यूजेशन है वो सही है या नहीं है, और डायरेक्टर जनरल की ही रिपोर्ट के अनुसार उसके जो है अकॉर्डिंगली आगे सब्सिक्वेंट एक्शंस लिए जाते हैं। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है यानी कि वहां पर गड़बड़ है तो उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है यानी कि वहां गड़बड़ नहीं है तो वो केस वहीं पर डिसमिस कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो पावर क्या है, डायरेक्टर जनरल शैल व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द असिस्टेंट कमीशन इन इन्वेस्टिगेटिंग, और क्या है, विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ये सारे हैं। सो शैल अप्लाई ऑन टू एन इन्वेस्टिगेशन मेड बाय डीजी। तो ये सब दिया गया है। ये पेनल्टीज दी गई हैं आपको, क्या क्या पेनल्टी है, ये सारे आपको चीजें दी गई हैं कहाँ कहाँ है। तो ये चीज है, लायबल टू अ पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 50 lakhs बट विच एक्सटेंड टू ₹1 crore एज मे बी डिटरमाइंड। यहाँ पर भी है 1 lakh ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर जेल भी है, सिविल प्रिजन देखिए जेल का मेंशन भी है, तो ये सब है। 10 लाख रुपीस का यहाँ पर आपको जुर्माना है, 10 लाख रुपीस है, सिविल प्रिजन भी है 1 साल की। तो ये सब आपको अलग अलग जो भी कॉन्ट्रावेंशन थी जो हमने सेक्शन में पढ़ी ऊपर, उन्हीं कॉन्ट्रावेंशन के बेसिस पर कि अगर आपने कोई इस तरह की, ये देखो यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड एनी रिस्ट्रिक्टेड अप्रूव सैंक्शन, तो ये सारी चीजें जो है ऐसे दी रखी हैं। सच डायरेक्शन एंड इनकंसिस्टेंट विद, कोई ओमिट कर दिया है यहाँ पर, कंप्लाई एनी डायरेक्शंस वगैरह, ये सब आपको दे रखा है कि किस चीज में क्या ना करने से कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, समरी आ जाता है। ये आपको फिर से जो है फिर से वही चीजें समराइज कर दी हैं। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर और कुछ है नहीं ऐसा जो मैं करवा सकूं। ये आप सेल्फ रीडिंग कर लेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी अब चीजें जो है थोड़ी फैक्चुअल है,
पेनल्टीज कितनी है कितनी नहीं है, ये सारी जो है आप अपनी क्रैम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर मैं ऐसा कुछ ऐसा समझा नहीं सकता, कोई टेक्निकल पार्ट इसके अंदर नहीं है। तो जितना था, जितनी जो एक्चुअली फैक्चुअल बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री, मतलब एमआरटीपी क्या था, एमआरटीपी में किस तरह के कमीशन सेटअप किए गए थे, एमआरटीपी में होता क्या था और वो क्यों बाद में ऑब्सोलीट हो गया। फिर सीसीआई आ गया, यानी कि हमने जो कंपटीशन एक्ट था उसके अंडर सीसीआई आ गए। सीसीआई के क्या पावर्स थे, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रावेंशन सीसीआई में आते हैं, कौन कौन सी ऐसे टर्म्स हैं जो सीसीआई में ना आकर उनके अपने अलग लॉज हैं। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। कोई केस है वो आता है सीसीआई पे, कंप्लेंट आती है, कौन कर सकता है वो कंप्लेंट, वो आती है तो सीसीआई क्या स्टेप्स लेता है, डायरेक्टर जनरल कौन होता है, उसकी पावर्स क्या रहती हैं, पेनल्टीज फिर आगे क्या लगाई जा सकती हैं, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आप इसको खुद से रीड ले लीजिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए पेनल्टीज आपको, ताकि याद हो सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा 60-70% रेलिवेंट है ये टॉपिक, बिल्कुल है। आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए आपसे तो आप एटलीस्ट जो है उसको अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता है। अगर फिर भी कोई डाउट या कमी रह जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। उस कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए मेरे को कि कोई अगर टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि मैं कवर करवा दूं, चाहे वो पेनल्टीज ही है चाहे कुछ और चीज है, जो मैं दोबारा से रिफ्रेश कर दूं, आसान भाषा में आपको बता दूं, तो मैं वो करा दूंगा। आप प्लीज इस बारे में कोई भी शाइनेस मत दिखाइएगा। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, और आप ये रिवाइज करते रहिए। डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। कोई फीडबैक देना है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक गूगल फॉर्म भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएंगे उसके ऊपर तो वो आप उसके अंदर अपने मेजर टॉपिक्स, माइनर टॉपिक्स, ऐसे ऐसे जो है, ताकि मैं आप एक रिसर्च जो है कंडक्ट कर सकूं कि बच्चों में जो है किस टॉपिक को लेकर थोड़ी ज्यादा भय की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, क्या उनको कम समझ में आता है, ताकि मैं उसके ऊपर और लेक्चर्स ला सकूं, ताकि मैं उनकी जब रिविजन्स करवाऊं उसके ऊपर थोड़ा और फोकस कर सकूं। तो प्लीज इस्तेमाल कीजिए इन रिसोर्सेज का, आप ही के लिए है, आप ही के फायदे के लिए है। मेरा इसके अंदर जो है कोई खास उपयोग नहीं है। ये सब जो है दीज आर डिजाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्लीज मेक यूज ऑफ देम, बी प्रोडक्टिव विद योर टाइम, एंड वी शैल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद।